Hello students, welcome back to my channel, and today we are going to cover a very important topic of English grammar, that is active and passive voice. This topic of voice is very important for almost all the classes taking from junior to senior, and in today's time we can see that even in competitive exams there are many questions based on active and passive voice. So I hope this video is going to be very useful for you. First, we need to understand what actually the voice is. Voice is the quality of a verb which indicates whether the subject acts or is being acted upon. वास्तव में किसी सेंटेंस में वर्ब का वो रूप जो ये बताता है कि सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट के द्वारा एक्ट किया जा रहा है, वो डिसाइड करता है कि सेंटेंस में वॉइस क्या है. और इस आधार पर अगर हम देखें तो दो तरीके के वॉइसेस होते हैं. दे आर द एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस. So we can say that voice have two types. The first one is active voice and the second one is passive voice. Active voice वो होता है जिसमें subject काम करता है. What subject does, यानी subject active रहता है तो उस sentence में active voice होता है. अब passive voice वो voice होता है या वो sentence होता है जिसमें the focus is on the एक्शन, जहां पे सब्जेक्ट जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है, पैसिव हो जाता है और ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं उस एक्शन को जो कि किया गया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम दो सेंटेंस देखते हैं. ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है जिसमें राम किल्ड रावण. तो राम आपका सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है और रावण ऑब्जेक्ट है. अब इस सेंटेंस में को अगर हम ध्यान से देखें तो राम इज द डूअर ऑफ एक्शन एंड राम इज एक्टिव. सब्जेक्ट एक्टिव है, राम ने रावण को मारा. इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो है वो सब्जेक्ट पे है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन पे है. तो सब्जेक्ट एक्टिव है तो ये सेंटेंस हो गया आपका एक्टिव वॉइस में. सिमिलरली दूसरे सेंटेंस को देखिए, रावण वॉज किल्ड बाय राम. अब जो पहले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट था वो आपका सब्जेक्ट बन गया यहाँ नया. तो अब जो सब्जेक्ट है रावण को राम के द्वारा मारा गया, यानी रावण जो था वो कैसा हो गया, वो पैसिव हो गया, वो इनएक्टिव हो गया. अब ज्यादा एम्फेसिस है हमारा वॉज किल्ड पे, यानी जो एक्शन हुआ है उस पर हमारा ज्यादा जोर है ना कि सब्जेक्ट पे. इसीलिए क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पैसिव है इसीलिए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं. So now we can elaborate the meaning of active voice. The voice used to indicate that the grammatical subject of the verb is performing the action or causing the happening denoted by the वर्ब. एक्टिव वॉइस का यूज ये इंडिकेट करने के लिए किया जाता है कि किसी सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा है या फिर उस सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है. यानी सब्जेक्ट जो रहता है वो एक्टिव रहता है, सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये प्रोमिनेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सेंटेंस को देखें, द बॉय हिट्स द बॉल, तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो द बॉय का है. दैट मीन्स द डूअर ऑफ द एक्शन इज एक्टिव. इसीलिए इस सेंटेंस को हमने लिखा है एक्टिव वॉइस में. द बॉय हिट्स द बॉल, दैट मीन्स द डूअर ऑफ द एक्शन इज एक्टिव. अब एक्टिव वॉइस एप्रोप्रिएट कहाँ होता है, कौन से सेंटेंसेस किस सिचुएशन में हमको एक्टिव वॉइस में लिखने चाहिए, इसके लिए हम देखते हैं. एक्टिव वॉइस एड्स क्लैरिटी, जब हमें क्लैरिटी की जरूरत होती है क्योंकि एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस क्योंकि वो डायरेक्ट लिखा होता है तो वो थोड़ा सा क्लियर होता है. एंड प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट बिलोंग्स, क्योंकि यहाँ हमें पता है डूअर ऑफ द एक्शन इज एक्टिव, जो काम करने वाला है वो एक्टिव है. आगे सेंटेंस में वर्ब जिस घटना को डिनोट कर रहा है उस घटना का सोर्स जो है वो हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसी जगह पर होती है, उस व्यक्ति पर ही होती है जो कि प्रोमिनेंट है. एक्टिव वॉइस कैन मेक आवर राइटिंग मोर विविड, और जो सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में लिखे जाते हैं उनमें क्लैरिटी इन कंपैरिजन टू पैसिव वॉइस ज्यादा होती है. तो अगर हमें डायरेक्टली बात करनी है या छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करने हैं, डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज करने हैं, तो वी कैन यूज active voice. Now the passive voice, the voice used to indicate that the grammatical subject of the verb is the recipient.
not the source of the action denoted by the verb. अब पैसिव वॉइस का यूज ये इंडिकेट करने के लिए किया जाता है कि किसी भी सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, उस वर्ब का जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है वो रेसिपिएंट है, वो सोर्स नहीं है, यानी जो एक्शन हो रहा है वो उससे ओरिजिनेट नहीं हो रहा है। तो ये डिनोट करने के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। यानी इस तरीके के सेंटेंस में ज्यादा फोकस जो होता है वो होता है उस एक्शन पे जो परफॉर्म किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम इस सेंटेंस को देखते हैं, द बॉल वॉज हिट। तो अब ये द बॉल वॉज हिट, अब यहाँ पर जो बॉल हिट की गई है उसका सोर्स भी कहीं ना कहीं होगा, किसी ने तो उसको हिट किया होगा, लेकिन ये अनइम्पॉर्टेंट हो गया। इस सेंटेंस में जो सोर्स है काम का वो अनइम्पॉर्टेंट हो गया, पैसिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, और ज्यादा फोकस है अब आपका वॉज हिट पर। तो वॉज हिट जो है वो परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस पे ज्यादा जोर है, उस एक्शन पे ज्यादा जोर है जो कि परफॉर्म किया गया है, ना कि उस एक्शन के सोर्स पे। ये इस तरीके से भी हो सकता है, द बॉल वॉज हिट बाय द बॉय। अब देखिए यहाँ पे कि जो बॉल है वो बॉय के द्वारा हिट की गई। अब यहाँ पर हमने नहीं भी लिखा है बाय द बॉय, तब भी सेंटेंस कंप्लीट है और मीनिंगफुल है। अगर यहाँ लिख भी दिया है द बॉय का, तो द बॉय इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितना कि एक्शन है, और एक्शन है वॉज हिट। तो यहाँ पर जो हमारा सोर्स है यानी कि बॉय, वो कैसा हो गया, वो हो गया पैसिव। अब पैसिव वॉइस को यूज करना कहाँ सही होता है वो देख लेते हैं। इफ द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एजेंट, वही जैसे अभी हमने यहाँ देखा था कि वॉज हिट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, द बॉय जो है वो सेकेंडरी हो गया। सेम इसी तरीके के सेंटेंस की अगर हमें जरूरत है जहां हमारा एजेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ज्यादा फोकस हमारा एक्शन पे है, तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। सिमिलरली इफ द एजेंट इज नॉट नोन, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो सोर्स ऑफ द एक्शन है उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है या वो डेफिनेट नहीं है, जैसे somebody, they। तो इस कंडीशन में भी हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू कनेक्ट आइडियाज इन डिफरेंट क्लॉजेस और सेंटेंसेस मोर क्लियरली। कई बार जब आप क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, उस कंडीशन में भी पैसिव वॉइस का यूज बहुत एप्रोप्रिएट रहता है। तो इस कंडीशन में आप पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं। Now let's see some very common and simple rules for conversion from active voice to passive voice. These rules you must have read in your earlier and junior classes as well. तो इसे जानने से पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। पहली बात, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी सिंपलेस्ट सेंटेंस बनाने के लिए एटलीस्ट हमें इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जब हम चेंज करते हैं तो क्या करना होता है हमको, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद अब उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद बाय लगेगा एंड देन द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इस स्ट्रक्चर में आप अपने वर्ड्स को फिट करेंगे तो जो सेंटेंस पहले एक्टिव वॉइस था उसे आप बड़ी इजीली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं। ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट बाहर निकाल के लाना है। चूज करेक्ट बी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस वो आपको बाहर निकालनी है। चेंज वर्ब इनटू पार्टिसिपल, और वर्ब की जो भी फॉर्म यूज हुई हो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, when you are converting it into passive voice then you are supposed to use the participle form of the verb, that means the third form of the verb। इसके बाद आप लगाएंगे by, और बाय के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको ऐड कर लेंगे। तो अब क्या करना है आपको, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ये एक सेंटेंस है आपके पास, शी हेल्प्स हिम। तो यहाँ शी जो है वो सब्जेक्ट है, हेल्प्स वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। अब आपको ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको फिट करना है। हिम का सब्जेक्ट हम बाहर लेंगे, तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, हमने बाहर ले लिया। अब
वर्ब पे आ जाते हैं। वर्ब है हेल्प्स, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट। तो हेल्पिंग वर्ब हम सिंपल प्रेजेंट की लगाएंगे, ही सब्जेक्ट हो गया है आपका नया, तो इसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। इसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और ये हो जाएगी हेल्प्ड। इसके बाद आपने बाय लगाया एंड देन द ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, शी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में था तो शी था, और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ये हो जाएगा हर। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये कि इफ यू वांट टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, द बेसिक कंडीशन इज दैट सेंटेंस शुड बी, द वर्ब ऑफ द सेंटेंस शुड बी transitive. That means the sentence should have a definite object. अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इस कंस्ट्रक्शन को हम थोड़ा सा और समझते हैं। जब कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ द एक्शन, देन देयर इज वर्ब और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए इफ यू वांट टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेंटेंस कैट ईट्स फिश, जहां पे कैट सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और फिश ऑब्जेक्ट है। अब इसी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में करने के लिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट वो है जो पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। उसके बाद हो जाएगा आपका मेन वर्ब, और यहाँ हम मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद आ जाएगा बाय एंड देन द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाले सेंटेंस को ही कन्वर्ट करते हैं, कैट ईट्स फिश, टेंस है सिंपल प्रेजेंट, तो फिश को पहले बाहर निकाल लेते हैं, फिश। अब फिश सिंगुलर है तो सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ईटन। इसके बाद बाय और जो सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट बन गया और ये सेंटेंस हो गया कैट, फिश इज ईटन बाय कैट। इसके बाद अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मॉडल है, अभी ऊपर तो हम जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थे उनकी बात कर रहे थे, इफ द सेंटेंस हैज अ मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो आपको क्या करना है देखते हैं। तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, अगेन ये सब्जेक्ट वही होगा जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मॉडल वर्ब, वही मॉडल वर्ब जो आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में था। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे बी। याद रखिएगा अगर सेंटेंस में मॉडल है और आप उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस मॉडल के साथ आप यूज करेंगे बी। इसके बाद मेन वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी एंड देन बाय एंड देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस हुआ कैट मस्ट ईट फिश, कैट सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ईट आपको पता ही है कि जब भी कोई मॉडल यूज करते हैं तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को अगर हमें चेंज करना हो तो बाकी सारे चेंजेस तो एज यूजुअल रहेंगे। फिश को आपने बाहर निकाल लिया, फिश हेल्पिंग वर्ब थी आपकी मस्ट, मस्ट के बाद आपने लगाया बी, इस बी को याद रखिएगा, बी जरूर लगाना है अगर आप मॉडल यूज कर रहे हैं तो। फिश मस्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ईटन एंड देन बाय और कैट, कैट जो कि सब्जेक्ट था आपका एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का, तो कैट मस्ट ईट फिश का पैसिव वॉइस बना फिश मस्ट बी ईटन बाय कैट। तो अभी जब स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स के प्लेसेस को इंटरचेंज करने की बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो प्रोनाउंस जब यूज करते हैं एक दूसरे की जगह पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज करते हैं तो उनके फॉर्म में भी चेंज आ जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तब क्या होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तब क्या होता है, ये आपको याद रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रोनाउन है आई, तो आई अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो आई होगा, अगर उसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो मी हो जाएगा। सपोज करिए मी ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है और आपको दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करके उसका सब्जेक्ट बनाना है तो आई हो जाएगा। सिमिलरली बी, वी, और वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, तो इनको उल्टा भी कर सकते हैं, जब अस होगा तो उसको आप वी बनाएंगे। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही यू होते हैं। दे का डैम हो जाएगा।
ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉपर या कॉमन नाउन है, फॉर एग्जाम्पल कोई नाम है जैसे राम दिया हुआ है, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक है तो ये दोनों जगह पर बुक ही रहेगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये आप याद रखेंगे जब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के चेंजेस को एक दूसरे से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इंटरचेंजेस के बाद जो दूसरा चेंज हमें पैसिव वॉइस बनाते समय करना पड़ता है वो होता है वर्ब्स का। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें डबल वर्ब की जरूरत होती है। ये डबल वर्ब होता है लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब का अगर हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट में लिंकिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। सिंगुलर्स के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर। सिमिलरली सिंपल पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं was और were। was यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और were यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। सिमिलरली बी वर्ब यूज करेंगे जब will या shall होगा, यानी फ्यूचर की बात होगी तो बी यूज होगा, या फिर कोई मॉडल अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ भी बी का यूज होगा। नेक्स्ट है आपका बीइंग। जीरियंड वर्ब के लिए यानी कंटिन्यूअस टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बीइंग, बी प्लस आईएनजी। जहां हमें जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते थे ही इज रीडिंग अ बुक, तो रीडिंग जो थी वो वर्ब की जीरेंट फॉर्म थी। जब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब का जीरेंट फॉर्म भी यूज करेंगे जो कि हो जाएगा बीइंग। सिमिलरली जब परफेक्ट टेंसेस करेंगे तो बीन आएगा। जैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम परफेक्ट टेंसेस में, तो वहां तो परफेक्ट जो थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं वो पार्टिसिपल फॉर्म भी है, तो बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म है और इसे हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। तो इस बेसिस पे हम टेंसेस का कैटेगराइजेशन करेंगे व्हाइल चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। और दूसरी बात होती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब में हम यूज करते हैं द फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी लिंकिंग वर्ब तो आप इनमें से टेंसेस के अकॉर्डिंग लगाएंगे जो भी सुटेबल रहेगी, लेकिन मेन वर्ब लगाते समय आपको याद रखना है दैट यू नीड टू यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द। तो नाउ लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ द टेंसेस जिनके सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एमआर वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बीइंग वाला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बीन वाला, सिंपल पास्ट टेंस वाज वर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज बीइंग वर बीइंग, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड बीन, सिंपल फ्यूचर टेंस will be shall be और future perfect tense will have been and shall have been। यहाँ आप लिस्ट में देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस की लिस्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। पास्ट टेंस की लिस्ट देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस को भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। सिमिलरली द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एज वेल एज future perfect continuous tenses cannot be changed from active voice to passive voice. Now let us discuss some general rules according to tenses. So the first tense we will cover will be the present tense. तो लेते हैं सबसे पहले simple present tense। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, सिंपल प्रेजेंट में अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस। तो जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं और जो हमारा नया सब्जेक्ट आता है, ये नया सब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, इसे हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो अगर वो सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर वो प्लूरल है तो हम यूज करेंगे आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेक्स होगा तो इज टेकन हो जाएगा, टेक होगा तो आर टेकन हो जाएगा। इसी तरीके से चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आई
अगर है आपका, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप यूज करते हैं एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे हम वर्ब की जीरंड फॉर्म भी कहते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में आप सेंटेंस बनाते समय लगाते हैं आर प्लस वर्ब की जीरंड फॉर्म। अब इसी को जब आपको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में तो कैसे चेंज करेंगे? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये नए वाले सब्जेक्ट की बात हो रही है आफ्टर द कन्वर्जन, तो ये जो नया सब्जेक्ट है अगर ये सिंगुलर है तो आप लगाएंगे इज, उसके बाद बी में आईएनजी लगा के जीरेंट फॉर्म आपको यूज करनी है तो आपने लगाया बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको यूज करनी है मैंडेटरली, क्योंकि आप सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इज लगा दिया, बीइंग लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर इज टेकिंग है तो ये बन जाएगा इज बीइंग टेकन। इसी तरीके से सपोज करिए आर टेकिंग है तो जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे आर, बी की जीरेंट फॉर्म बीइंग और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। जो भी आपका मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, इज एम आर चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द जो नया सब्जेक्ट है आपका वो। उसके बाद आप बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ एक बात ध्यान रखने लायक है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के चेंजेस जो हैं ऑलमोस्ट ऑल द टेंसेस विल हैव द सेम। सारे ही तरीके के टेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के चेंजेस सेम रहेंगे, इसलिए आपको डील करना है सिर्फ और सिर्फ वर्ब पार्ट से। इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कन्वर्जन को ही सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज लगा देते हैं, प्लूरल वर्ब होता है तो हैव लगा देते हैं, यहाँ आई के साथ भी हैव लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब इसको आप चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नए वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे हैज या हैव। सिंगुलर हो गया तो हैज लग जाएगा, प्लूरल हो गया तो हैव लग जाएगा। इसके बाद आप लगाते हैं बीन, क्योंकि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बी जो है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, तो अब आपने लगा दिया बीन। और इसके बाद वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म, दैट मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्योंकि आप प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं इसलिए आपने बीन लगाया, और क्योंकि आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो हैज टेकन हो जाएगा हैज बीन टेकन और हैव टेकन हो जाएगा हैव बीन टेकन। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट के टेंसेस को चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। नाउ द पास्ट टेंस। पहले बात करते हैं हम सिंपल पास्ट की। तो सिंपल पास्ट में जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें ऑलरेडी हम टेंसेस में सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और द प्लूरल। with almost all the subjects we use the second form of the verb in active voice of simple past। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो we use was and were। अगर आपका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, लेट मी रिमाइंड यू, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते समय आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे was प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो यू विल यूज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टुक्का हो जाएगा was taken, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट आपका जो वर्ब है वो हो जाएगा टुक से वर टेकन। सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज करते थे was या वर प्लस वर्ब की जीरेंट फॉर्म, यानी अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो was प्लस वर्ब की जीरेंट फॉर्म। तो ये जो है
ये वर्ब की जीरंड फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको जब हम चेंज करेंगे तो आप लगाएंगे वॉज प्लस बीइंग। अब ये जो बीइंग है ये बन जाएगा आपका वर्ब की जीरंड फॉर्म बी प्लस आईएनजी, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस वी विल यूज द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो ये कन्वर्जन होगा ये होगा वॉज, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से जब प्लूरल था तो आपने वर्ब प्लस वर्ब की जीरंड फॉर्म, और इसे चेंज करेंगे तो हम लगाएंगे वर्ब प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की जीरंड फॉर्म। अब इसके बाद बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते थे, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम यूज करते थे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तब क्या होगा, तो हैड तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप हैड तो लगाएंगे ही लगाएंगे। फिर लगाएंगे बीन, क्योंकि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि आप परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वी नीड टू यूज द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बीन ये शो करने के लिए होता है कि आपने जो सेंटेंस कन्वर्ट किया है वो परफेक्ट टेंस का था, और इसके बाद वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म। तो आपका हैड टेकन चेंज हो गया, हैड बीन टेकन। ठीक, अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। तो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शैल। तो अगर आई और वी आपका सब्जेक्ट है तो यू विल यूज शैल, और इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट है तो आप यूज करते हैं विल। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर में जो सेंटेंस में वर्ब पार्ट होता है उसमें यूज ये होता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा विल प्लस बी प्लस वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म। अब बात करते हैं इस बी की, ये बी कहां से आ गया। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में भी कि जो हेल्पिंग वर्ब अगर मॉडल हो तो उसके बाद हम वर्ब की बी फॉर्म लगाते हैं, बी को लगाते हैं जब हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो यहाँ विल और शैल जो हैं वो भी एक मॉडल होते हैं, और इसीलिए जब इसको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो यू यूज बी। तो ये विल टेक यू चेंज हो जाएगा विल बी टेकन में, और शैल टेक जो है वो चेंज हो जाएगा शैल बी टेकन। सिमिलरली सिंपल फ्यूचर बनाने का एक और तरीका होता है मॉडर्न इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखते हैं, आई एम गोइंग टू टेक अ केक। तो यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद एम गोइंग टू ये जो है ये आपका वर्ब है, और टेक मेन वर्ब है, अ केक आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो केक आ गया। अब केक जो है वो सिंगुलर है तो इसके बाद हम लगाएंगे इज। गोइंग टू सेम रहेगा, और गोइंग टू शो कर रहा है पास्ट फ्यूचर टेंस को, तो इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब बी और वर्ब की जीरंड फॉर्म वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज टेकन, और इसके बाद बाय लगा देंगे। और जो आपका सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में यानी कि आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा मी। तो आई एम गोइंग टू टेक अ केक का एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाएगा केक इज गोइंग टू बी टेकन बाय मी। एक और देखते हैं, शी इज गोइंग टू टेक 2 केक्स। तो शी आपका सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू हेल्पिंग वर्ब हो गई, टेक आपका मेन वर्ब हो गया, और 2 केक्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ जब चेंज करेंगे तो 2 केक्स उठा लेते हैं बाहर, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। अब ये प्लूरल है तो आर गोइंग टू आ गया, ठीक। इसके बाद बी लग गया, बी आपको लगाना ही लगाना है कन्वर्जन के टाइम पे। इसके बाद वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म जो कि हो गई टेकन, एंड देन बाय, और शी कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में यानी कि हर। नेक्स्ट है आपका दे आर गोइंग टू टेक अ केक। तो सब्जेक्ट चेंज हो गया आपका, दे प्लूरल हो गया थर्ड पर्सन का, आर गोइंग टू टेक अ
केक, तो ए केक को उठा लिया हमने जब चेंज करने के लिए शुरू किया, तो अ केक जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। अभी क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज गोइंग टू, इसके बाद है बी लगाना है आपको कंपल्सरीली, इसके बाद की थर्ड फॉर्म टेकन हो गई, बाय लगा दिया, और दे का ऑब्जेक्ट आ गया देम। तो ये सेंटेंस दे आर गोइंग टू टेक अ केक कन्वर्ट होके बन गया आपका केक इज गोइंग टू बी टेकन बाय देम। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। अब फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है शैल बी या विल बी। अब ये विल बी और शैल बी तो हम सिंपल पास्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय यूज कर चुके हैं, तो वहां पर कन्वर्जन नहीं होगा। इसलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो विल या शैल आ जाएगा अपने प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग। आई और वी है तो शैल हो गया, और कोई और प्रोनाउन है तो विल हो गया। इसके बाद हैव बीन, तो ये बीन का आपको पता ही है कि परफेक्ट टेंस को जब आप चेंज करोगे पैसिव वॉइस में तो आप बीन लगाते हो, बीन हो गया। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये विल हैव टेकन जो है ये चेंज हो जाएगा विल हैव बीन टेकन। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को आप चेंज कर सकते हो फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस के रूप में। अब अगर आपका हेल्पिंग वर्ब कोई मॉडल हो तो क्या करना है, जिसका रूल आपको पता होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वो मॉडल आता है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि वर्ब के साथ यानी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, देखो जैसे शुड है और इसके साथ टेक लगा हुआ है, तो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको जब चेंज करेंगे तो आप शुड का शुड ही रहेगा, और इसके बाद आप लगाएंगे बी और फिर वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म। इस बी का आप याद रखेंगे, ये बी जो है इसे लगाना कंपलसरी है व्हेन यू आर कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो शुड टेक चेंज हो गया शुड बी टेकन में। सिमिलरली कोई भी मॉडल होगा उसको आप बिल्कुल इसी तरीके से चेंज करेंगे, वो मॉडल यूज होगा, उसके बाद बी लगाया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कैन टेक चेंज हो जाएगा कैन बी टेकन में, कुड टेक चेंज हो जाएगा कुड बी टेकन में, मे टेक चेंज हो जाएगा मे बी टेकन में, माइट टेक चेंज हो जाएगा माइट बी टेकन में, मस्ट टेक विल बी चेंज्ड इनटू मस्ट बी टेकन, एंड ought to take is changed into ought to be taken। यहाँ ये याद रखिएगा कि कई सारे मॉडल्स होते हैं जिनमें आगे कोई प्रीपोजिशन लगा होता है, तो उस केस में आपका बी जो है वो उस प्रीपोजिशन के बाद ही लगेगा, यानी प्रीपोजिशन और मेन वर्ब के बीच में आप अपना बी लगाएंगे और इस तरीके से चेंज करेंगे एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से। Sometimes a sentence can have two objects। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेंटेंस में आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे ये सेंटेंस हम देखते हैं, she told us a story। तो इस सेंटेंस में आपके पास एक ऑब्जेक्ट है us और एक ऑब्जेक्ट है आ स्टोरी। इस तरीके के सेंटेंसेस में जो वर्ब का नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो बाद का ऑब्जेक्ट होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसे चेंज करते समय क्या ध्यान रखना है आपको, एक्चुअली तो आप इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि ये पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यूज करेंगे सब्जेक्ट की तरह, तो अस को चेंज किया आपने, अस का सब्जेक्ट हो गया वी प्लूरल होता है और सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो हमने वर लगा लिया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई वर, टेल की थर्ड फॉर्म हो गई टोल्ड। इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसे आप हिलाएंगे नहीं, उसे अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उतार लेंगे आ स्टोरी, और फिर आ गया आपका बाय और सब्जेक्ट था शी जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होके हो जाएगा हर। तो ये सेंटेंस बन गया आपका वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय
हर। ये तो हो गया अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो। अब इन केस आपको दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे? तो आप क्या करिए, पहले सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए। स्टोरी, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अब ये स्टोरी जो है ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई टोल्ड। अब इस दूसरे जो आपका नियरेस्ट ऑब्जेक्ट था उसको इससे जोड़ने के लिए आप यूज करेंगे टू। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो सब्जेक्ट के रूप में यूज करने के लिए, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको वर्ब के बाद प्लेस करने से पहले आप लगाएंगे टू, फिर अस लगा दीजिए जो था पहले से, उसके बाद बाय हो गया और हर हो गया, बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह। तो ये बना आपका अ स्टोरी वाज टोल्ड टू अस बाय हर। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे अपॉइंटेड हिम एन एम्बेसडर। तो दे सब्जेक्ट हो गया, अपॉइंटेड वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया और एन एम्बेसडर भी ऑब्जेक्ट हो गया। हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एन एम्बेसडर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब पहले हम बनाते हैं हिम को यूज करते हैं। तो हिम का सब्जेक्ट हो गया ही, सिंगुलर है तो वॉज, अपॉइंटेड थर्ड फॉर्म हो गई, एन एम्बेसडर। यहाँ बाय देम लगाने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि दे जो होता है वो प्रोमिनेंट प्रोनाउन नहीं होता है, तो इनको चेंज करना जरूरी नहीं होता, यानी यू कैन इग्नोर इट व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एन एम्बेसडर अब दूसरे तरीके से बनाते हैं। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। एन एम्बेसडर ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये सिंगुलर है तो वॉज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई अपॉइंटेड, और फिर इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने से पहले आप लगाएंगे टू और उसके बाद हिम। यहाँ पर भी फिर बाय देम हमने नहीं लगाया है। एक और एग्जांपल, द स्टोरी हैज टॉट अस अ गुड लेसन। बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह इट हैज टू ऑब्जेक्ट्स अस एंड अ गुड लेसन। तो पहले हम अस को यूज करते हैं। अस का सब्जेक्ट हो गया वी के अकॉर्डिंग हैज की जगह आ जाएगा हैव के साथ आप लगाते हैं बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म अ गुड लेसन बाय द स्टोरी। इसके बाद दूसरा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें अ गुड लेसन को हम बाहर निकालेंगे सब्जेक्ट की तरह। तो अ गुड लेसन ये सिंगुलर हो गया तो हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, टू लगाया, अस को जोड़ने से पहले टू लगाया, टू अस बाय द स्टोरी। तो ये सेंटेंस आपका बन गया। तो इस तरीके से उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो। अब सपोज करिए कि जो मॉडल है आपके वो टू के साथ है। हैज, हैव, हैड या इज, एम, आर या वॉज वर प्लस टू अगर है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सेंटेंस आपका ऐसे हो सकता है जैसे शी हैज टू हेल्प अस। आप देख सकते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हैज के बाद टू लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड देन ऑब्जेक्ट है। इस तरीके के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है वो हम नीचे देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होगा, हैज, हैव, हैड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप चेंज करेंगे तो हैज, हैव, हैड अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट आप लगाएंगे और इसके बाद लगाएंगे टू बी। आपको याद रखना है सिर्फ ये टू बी और इसके बाद लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस को ऊपर वाले को कन्वर्ट करके देखते हैं। शी हैज टू हेल्प अस, तो अस को आपने बाहर निकाला, वी हो गया। अब वी के अकॉर्डिंग हैज तो चेंज हो जाएगा हैव में, हैव हो गया। टू को चेंज करेंगे टू बी में और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और उसके बाद हर, शी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। तो ये सेंटेंस शी हैज टू हेल्प अस चेंज हो गया वी हैव टू बी हेल्प्ड बाय हर। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, इस इंग्लिश को उठा लेंगे सब्जेक्ट के रूप में चेंज करते समय। इंग्लिश आ गया, इंग्लिश सिंगुलर हो गया तो हैज टू बी और लर्न की थर्ड फॉर्म आ गई लर्नड। आई हैड टू वेट फॉर द बस, तो द बस हैड टू बी वेटेड बाय मी। तो यहाँ हमने किया द बस हैड टू बी वेटेड बाय मी। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को चेंज हो जाएगा। बेसिकली आपको याद रखना है कि जब भी हैज, हैव, हैड, टू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो चेंज करते समय आपको उस टू के बाद बी का यूज करना है। Use of some more modal auxiliary verbs like can, could, shall, should, may, might, will, would, must। तो इनका यूज होता था मॉडल
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी जब सेंटेंस बनाते थे। जब पैसिव वॉइस में इसका कन्वर्जन करेंगे तो हम लगाएंगे वो मॉडल, उसके बाद बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे कि शी कैन स्पीक चाइनीज, शी इज द सब्जेक्ट, कैन इज द मॉडल, स्पीक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन चाइनीज इज द ऑब्जेक्ट। अब इसको जब चेंज करेंगे तो ये चाइनीज को बाहर निकाल लेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, मॉडल के साथ बी आ जाएगा, कैन बी, एंड देन स्पोकन बाय हर, स्पीक की थर्ड फॉर्म आ गई स्पोकन, बाय लगा दिया, और शी जो था सब्जेक्ट उसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हर। तो ये बन गया आपका चाइनीज कैन बी स्पोकन बाय हर। सिमिलरली वी मस्ट प्रिजर्व द टाइगर्स, तो द टाइगर्स सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। द टाइगर्स मस्ट बी, मस्ट लगाया और उसके साथ बी लगा लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व की थर्ड फॉर्म प्रिजर्व्ड। अगेन वही वाला है कि अगर अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो वी डोंट नीड टू यूज इट आफ्टर बाय। तो ये हो गया आपका टाइगर मस्ट बी प्रिजर्व्ड। सपोज करिए आपका हेल्पिंग वर्ब कोई कंपाउंड मॉडल है, यानी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। क्योंकि हैव है इसमें तो मॉडल के बाद हैव लगी हुई है तो डेफिनेटली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस केस में कन्वर्ट करते समय सिंपली आपको मस्ट हैव बीन, शुड हैव बीन, क्योंकि हम सीख चुके हैं परफेक्ट टेंसेस में, हैव वाले सेंटेंसेस में जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते थे तो हैव को हैव बीन में कन्वर्ट करते थे। यहां पर भी हम सेम चीज करेंगे, मस्ट हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, वुड हैव बीन, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखते हैं, ही शुड हैव स्टोलन माई पैन, तो ही इज द सब्जेक्ट, शुड हैव इज द हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन मेन वर्ब, माई पैन इज द ऑब्जेक्ट। तो इस माई पेन को उठा लेते हैं और इसे बनाते हैं अपना सब्जेक्ट वाइल कन्वर्टिंग इनटू अ सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। तो माई पेन आ गया आपका, ये हो गया सब्जेक्ट। माई पेन के बाद शुड आ गया जो हेल्पिंग वर्ब था, शुड लगा दिया आपने। इसके बाद हैव को चेंज किया आपने हैव बीन में। इसके बाद थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी थी हमारे पास स्टोलन, इसको ले लिया। देन बाय, और फिर बचा आपके पास सब्जेक्ट जो की था ही, और जब ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म बनाएंगे तो ये बन जाएगा हिम। तो ये सेंटेंस आपका बना ही शुड हैव स्टोलन माई पेन से जब कन्वर्ट किया तो ये बन गया माई पेन शुड हैव बीन स्टोलन बाय हिम। एक और सेंटेंस देखते हैं, दे मस्ट हैव लेफ्ट एनी साइन, तो यहाँ दे सब्जेक्ट, मस्ट हैव हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एनी साइन इज द ऑब्जेक्ट। तो उठा लेते हैं इस एनी साइन को शुरू में, एनी साइन must have been, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेफ्ट। यहाँ पर अगेन बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सब्जेक्ट है आपका वो डेफिनेट नहीं है। तो इस तरीके से चेंजेस आप कर सकते हैं इफ योर हेल्पिंग वर्ब इज अ कंपाउंड मॉडल। अभी कुछ सेंटेंसेस में हमने उनके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ओवरलुक करने की बात कही थी। यानी मैंने बोला था कि कुछ सेंटेंसेस में को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उनमें बाय के बाद उस सब्जेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आखिर वो ऐसे कौन से प्रोनाउंस या सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको ओवरलुक किया जा सकता है? लेट्स सी। सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वी, अगर वी है, दे है, समवन है, somebody है, none है, nobody है, everybody है या people है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो जब आप चेंज करेंगे तो उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने की जरूरत आपको नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हैं। ये यहाँ एक और भी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर वी और दे जो हैं वो सेंटेंस में इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं तो भी हम उनको ओवरलुक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखते हैं, दे हैव स्टोलन माई पेन, उन्होंने मेरा पेन चुराया है। वे कौन है? ये श्योर नहीं है, तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ दे सब्जेक्ट है, हैव स्टोलन माई पेन, माई पेन को बाहर निकाल